नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे इस चैनल वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स में हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, हम भारतीय राजनीति के अध्ययन के विभिन्न उपागमों के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने उपागम के अर्थ के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम भारतीय राजनीति के उपागमों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय राजनीति का अध्ययन कोई एक नवीन विषय नहीं है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से पहले से ही विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न विचारकों ने भारतीय राजनीति के अध्ययन में अपना योगदान दिया, जिसमें विवेकानंद जी, श्री अरविंद, महात्मा गांधी, नेहरू जी, राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब अम्बेडकर, मानवेंद्र नाथ रॉय, जयप्रकाश नारायण इत्यादि भारतीय राजनीतिक विचारकों का योगदान रहा है, जिन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता, प्राकृतिक अधिकार, उदारवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, उपयोगितावाद, व्यक्ति की के और सर्वोदय का विश्लेषण, विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया है और विभिन्न प्रश्न उठे और उन प्रश्नों के उत्तर भी इन्होंने दिए। इसी प्रकार से आगे हम बढ़ते हैं तो भारतीय संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हो चुका था और हमने विभिन्न देश, ब्रिटेन और अमेरिका जिसमें प्रमुख नाम है, इन देशों से हमने भारतीय संविधान में बहुत सी संस्थाओं को स्वीकार किया और उन संस्थाओं में संसद, राज्य विधानमंडल, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोक सेवा, चुनाव आयोग, राजनीतिक दल, दबाव समूह, जनसंचार के साधन, बहुत से ऐसे विषय हैं जिनको हमने अपनाया। इन सभी विषयों पर जो विस्तृत अध्ययन देखने को मिलता है वो पाश्चात्य विचारकों में नाम आता है एन.डी. पामर, मॉरिस जोन्स, ग्रेनविल आस्टीन, माइनर विनर, रजनी कोठारी, सुभाष कश्यप, उदय मेहता, पार्थ चटर्जी, जमेस मेनर, जे आमंड, अतुल गोली, ऐसे बहुत से पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हुए जिन्होंने विभिन्न तरह की संस्थाओं और जैसे राजनीतिक दल, दबाव गुट, ऐसे बहुत सी संस्थाओं का उन्होंने अध्ययन किया और उस अध्ययन से हमें भारतीय राजनीति में या भारतीय संविधान में उनको अपनाने में बहुत ही सहायता प्राप्त हुई। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि उपागम कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, उपागम दो प्रकार के होते हैं, परंपरागत उपागम। परंपरागत उपागम में दार्शनिक उपागम, ऐतिहासिक उपागम और संस्थागत कानूनी उपागम आता है। आधुनिक उपागम में समाजशास्त्रीय उपागम, राजनीतिक व्यवस्था उपागम, व्यवहारवादी उपागम और राजनीतिक विकास उपागम सम्मिलित किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम परंपरागत उपागम की चर्चा करेंगे कि परंपरागत उपागम किन तीन उपागमों में विभक्त किया गया है। सबसे पहला उपागम आता है दार्शनिक उपागम। दार्शनिक उपागम जो दर्शन पर आधारित है, इतिहास और विधि का आधिपत्य इस पे बना हुआ है और इसमें जो दार्शनिक उपागम को मानने वाले जो विचारक हैं भारतीय विचारकों में, उसमें नाम सम्मिलित किया जाता है राजा राम मोहन राय का, स्वामी विवेकानंद का, श्री अरबिंदो, महात्मा गांधी और के.जी. मशरूम वाले के नाम सम्मिलित किए गए हैं। इन विचारकों ने मानव विकास के संघर्ष में स्वाधीनता, न्याय, समानता, मानवाधिकार, स्वदेशी, लोकतंत्र और बुनियादी शिक्षा के विषय में बहुत से प्रश्न उठाए और उन प्रश्नों के उत्तर भी इन्होंने समय समय पर दिए। इनकी कृतियों में मानवीय आचरण के उच्च मानदंड दिखाई देते हैं, मतलब अर्थात उच्च आदर्श दिखाई देते हैं। इन आदर्शों में वैज्ञानिकता का पुट नहीं है, इन आदर्शों में दार्शनिकता का पुट दिखाई देता है, मतलब चिंतन का पुट दिखाई देता है। उनके दर्शन को यथार्थ से अलग भी हम नहीं कर सकते हैं। यदि हम उसे यथार्थ में सम्मिलित करते हैं तो निश्चित ही हमारा अध्ययन एक प्रभावी अध्ययन कहलाता है। राजा राम मोहन राय की अगर हम बात करें तो राजा राम मोहन राय ने आध्यात्मिक एकत्ववाद को स्वीकार किया। उन्होंने अंधविश्वास, सांप्रदायिकता का घोर विरोध किया। उन्होंने जॉन लॉक की तरह ही व्यक्ति की स्वतंत्रता और प्राकृतिक अधिकारों पर भी बल दिया। और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने उन्हें भारत में संवैधानिक आंदोलन का जनक भी कहा कि राजा राम मोहन राय
एक ऐसे विचारक रहे हैं, ऐसे विद्वान रहे हैं जिन्होंने संविधान को या संवैधानिक तत्वों को लेकर के बहुत ही चिंतन किया। इसके बाद स्वामी विवेकानंद जी का नाम आता है। स्वामी विवेकानंद जी कोई राजनीतिक विचारक नहीं रहे, वो सिर्फ एक दार्शनिक योद्धा थे। उन्होंने धर्म, आध्यात्मिकता, नैतिक परिपूर्णता को भारतीय राष्ट्रवाद की नींव बताया। उनकी कृतियों में, उनकी पुस्तकों में ओजस्वी वाणी के आधार पर बहुत से दार्शनिक योद्धा के रूप में उनको हम याद कर सकते हैं। उन्होंने संपूर्ण देश की काया पलट कर देने वाले भाषण दिए। उन्होंने धर्म और आध्यात्मिकता को इस प्रकार से उन्होंने परिभाषित किया कि हम पूरे भारत देश को एक राष्ट्रवाद के रूप में देख सकें। विवेकानंद समाजवाद को एक पूर्ण व्यवस्था नहीं मानते थे। उन्हें एक मानवतावादी कहा जा सकता है विवेकानंद जी को। पहली बात तो यह कि उन्होंने ये स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया था कि ऊंची जातियां जो हैं गरीब जनता का आर्थिक शोषण करती हैं। उन्होंने ये पूरी तरह से विश्वास कर लिया था कि ऊंची जातियां कभी भी गरीब निर्धन जनता का विकास नहीं करती, उनका शोषण करने में लगी रहती हैं। इसलिए उन्होंने देशवासियों से कहा कि सभी और खास तौर से जो निर्धन लोग हैं, निम्न जाति के लोग हैं, उन्हें ऊपर आने का मौका दिया जाए। श्री अरबिंदो का नाम आता है। अरबिंदो ने अपने पत्र वंदे मातरम में उग्र राष्ट्रीयता को जगाने का कार्य किया और वे क्रांति होने का आरोप लगाकर उन्हें ब्रिटिश सरकार ने उन पर मुकदमा भी चलाया, किंतु न्यायालय द्वारा उन्हें निर्दोष पाया गया और बाद में उन्होंने राजनीति को छोड़कर आध्यात्मिक साधना में अपना मन बना लिया। और आध्यात्मिक साधना में मन बनाने के बाद उन्होंने बहुत से विषयों पर विचार अपने व्यक्त किए। फिर गांधी जी की बात आती है। गांधी जी के दर्शन का सार यह था कि राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम भारतीय संविधान की चर्चा करते हैं तब राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण भारतीय संविधान में किस प्रकार से किया गया है यह हम पढ़ते हैं। राजनीतिक विकेंद्रीकरण मतलब कि हमारा जो भारत देश है वो राजनीतिक स्तर पर केंद्रित नहीं होकर अपनी शक्तियों को विभिन्न भागों में, विभिन्न स्तरों पर उसने वितरित किया है। इसी प्रकार से आर्थिक शक्तियों की बात आती है तो आर्थिक शक्तियों को भी केंद्र सरकार ने विभिन्न स्तरों पर, यानी कि केंद्र सरकार अर्थात भारत के संविधान ने विभिन्न स्तरों पर आर्थिक शक्तियों का विभाजन किया है। उन्होंने ग्राम स्वराज्य की बात कही, अहिंसा, साधन और साध्य की एकरूपता की बात की। उन्होंने शांतिपूर्वक सत्याग्रह करने की बात करी। तो इस प्रकार से दार्शनिक विचारकों में हम इन सभी के अध्ययन को पढ़ सकते हैं। यदि हम भारतीय राजनीति के किसी भी विषय को अगर हम अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें इन सभी विद्वानों के बारे में अध्ययन करना या इनको पढ़ना हमारे लिए आवश्यक होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं ऐतिहासिक उपागम में। ऐतिहासिक उपागम जो अतीत की घटनाओं पर आधारित है और अतीत की घटनाएं तथ्यों और परीक्षण से ही प्राप्त होती हैं। इनमें नाम आता है E.M. फास्टर डलेस का, पॉल स्कॉट का, A.B. कीथ का, मेले का नाम प्रसिद्ध है। R.C. मजूमदार हैं। R.C. मजूमदार ने राजनीतिक आंदोलन, हिंदू मुस्लिम समस्या, भारत का विभाजन, धर्म, सामाजिक सुधार और समाचार पत्रों की आज़ादी का बहुत ही प्रामाणिक अध्ययन प्रस्तुत किया है। इन सभी विषयों पर R.C. मजूमदार ने बहुत ही गहनता से अध्ययन किया है। यदि हम इन विषयों के बारे में अगर हम पढ़ना चाहते हैं या अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें R.C. मजूमदार को विस्तृत रूप से पढ़ना होगा। इसी प्रकार से नेहरू जी ने भी अपनी 3 कृतियाँ बताई हैं, आत्मकथा, विश्व इतिहास की झलक और भारत की खोज। इन्होंने अपने इन 3 पुस्तकों में भारतीय राजनीति का विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। नेहरू जी ने लोकतंत्र को
एक मजबूत आधारशिला माना और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का कोई विकल्प हो ही नहीं सकता है। लोकतंत्र जो जनता का शासन है उसको अपनाने में उन्होंने भरपूर प्रयास किया और आप देख सकते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश के रूप में अपनी एक जगह बना चुका है। उन्होंने भारतीय राजनीति में विभिन्न संस्थाओं को स्वीकार किया और उन्हें शांतिपूर्वक किस प्रकार से हम शांतिपूर्वक उन संस्थाओं से संबंधित समस्याओं के बारे में हल निकाल सकते हैं, हल ढूंढ सकते हैं, उन सभी को नेहरू जी ने अपनाने का प्रयास किया। इसके बाद ए बी कीथ आते हैं। ए बी कीथ ने अपनी पुस्तक भारत का संवैधानिक इतिहास लिखा। उसमें 1919 और 1935 के भारतीय शासन अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित शासकीय संस्थाओं की कार्यविधि का उल्लेख किया है। इसके बाद आते हैं ओ मेले ने इंडियन सिविल सर्विसेज, नौकरशाही, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के उद्गम और विकास को समझाने का प्रयास किया। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हमें इंडियन सिविल सर्विसेज, नौकरशाही और भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करना है या उनके विकास के बारे में हमें समझना है तो ओ मेले को भी हमें अध्ययन करना होगा। इसके बाद वीपी मेनन की पुस्तक देशी रियासतों का विलय, रियासतों और रजवाड़ों के भारत में विलय की कहानी प्रस्तुत करता है। वीपी मेनन ने इसके देशी रियासतों के विलय में विस्तृत चर्चा की है। इसमें हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका को हम नहीं भूल सकते, जिन्होंने देशी रियासतों रजवाड़ों को भारत में विलय करने के लिए भरपूर योगदान दिया। इसके बाद अगला हमारा उपागम आता है संस्थागत और कानूनी उपागम। संस्थागत और कानूनी उपागम जिसके नाम से हमें ज्ञात होता है कि इसके अंतर्गत कोई दार्शनिक उड़ान या कहते हैं कि विचारों की उड़ान नहीं है। इसमें संस्थाओं का एक कानूनी अध्ययन किया गया है, एक तथ्यात्मक अध्ययन किया गया है और इस तथ्यात्मक अध्ययन में योगदान दिया है एन.डी. पामर, मॉरिस जोन्स, ए.बी. लाल, डी.डी. बसु, सुभाष कश्यप, जे.आर. सिवाक, आइवर जेनिंग्स, एम.वी. पाइली, ग्रेनविल ऑस्टिन, ए. ग्लेडहिल, इनके नाम लिए जाते हैं। इन्होंने औपचारिक कानूनी संहिताओं और संवैधानिक विश्लेषणों पर बल दिया। एन.डी. पामर की पुस्तक के बारे में हम देखें तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, जे.आर. सिवाक ने भारत के राष्ट्रपति, इन पर अध्ययन किया। एन.डी. पामर ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था नामक जो पुस्तक लिखी, उसी प्रकार से मॉरिस जोन्स ने, ए.बी. लाल ने संसद के गठन, उनकी शक्तियों, कानून निर्माण की प्रक्रिया और कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण का विस्तार से उल्लेख भी किया है। जे.आर. सिवाक की हम बात करें तो उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के बारे में, उन्होंने राष्ट्रपति की औपचारिक और वास्तविक भूमिका का विश्लेषण किया। डी.डी. बसु की अगर हम बात करें, सुभाष कश्यप की अगर हम बात करें तो उनकी कृतियां जो हैं, उनकी पुस्तकें जो हैं, उन सभी के बारे में हम जानते हैं। उन्होंने भारत के संविधान के अध्ययन के विषय में बहुत योगदान दिया है। सुभाष कश्यप की पुस्तकों की सूची बहुत लंबी है, जिसमें से हम कुछ पुस्तकें इसमें बताते हैं आपको। भारतीय राजनीति के नए मोड़, दल बदल, राज्यों की राजनीति, संविधान की आत्मा, संवैधानिक विकास और स्वाधीनता संघर्ष, भारतीय सरकार और राजनीति, हमारी संसद। प्रिय विद्यार्थियों, ये जितनी भी पुस्तकों के बारे में बताया जा रहा है, आपको इनको ध्यान रखना होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में इन पुस्तकों के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसी प्रकार से आइवर जेनिंग्स, एम.वी. पाइली और ग्रेनविल ऑस्टिन ने भी बहुत सी पुस्तकें लिखी और कार्यपालिका, संसद, न्यायपालिका, औपचारिक संस्थाओं का गहन अध्ययन किया। प्रिय विद्यार्थियों, हम इसके परंपरागत उपागम के मूल्यांकन के बारे में हम चर्चा करते हैं। मूल्यांकन का अर्थ होता है कि किसी भी विषय के पक्ष और विपक्ष, उसमें क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, उसके बारे में चर्चा करना। प्रिय विद्यार्थियों, जिस प्रकार से हमने आपको बताया, दार्शनिक उपागम चिंतन और विचारों पर आधारित है, इसीलिए बहुत से आलोचकों ने इसे अव्यावहारिक चिंतन की नींव पर आधारित बताया है।
लेकिन अगर हम इसकी कमी की बात करते हैं तो इसके बारे में ये कहना कि ये पूर्णतः अव्यावहारिक होगा, इसे हम नहीं मानते। दार्शनिक उपागम के अंतर्गत जो विचार दार्शनिकों ने दिए वे पूर्णतः अव्यावहारिक हम नहीं कह सकते हैं। यदि हम इसे यथार्थ के जीवन में इसे अपनाते हैं, यथार्थ करते हैं इसे इन विचारों को, तो निश्चित ही हमें अध्ययन करने में, पढ़ने में और अपने व्यवहार में लागू करने में एक हमें पूर्ण सफलता हासिल हो सकती है। गांधी जी के ग्राम स्वराज्य को भी या ग्राम गणराज्य को भी आलोचकों ने एक काल्पनिक बताया है, जबकि यह काल्पनिक नहीं बल्कि व्यवहारिक ही अध्ययन है। ग्राम गणराज्य स्थापित होने से हमारे संपूर्ण देश की उन्नति संभव है, विकास संभव है। ऐतिहासिक विधि तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित, परंतु काफ़ी कमियां बताई गई हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आलोचक कहते हैं कि ऐतिहासिक विधि या ऐतिहासिक उपागम की जब हमने चर्चा की थी तो उसमें हमने बताया था कि इतिहास में घटित घटनाएं और तथ्यों के आंकड़ों के आधार पर ही इस पर अध्ययन किया जाता है। लेकिन आलोचक बताते हैं कि इस प्रकार के तथ्य और आंकड़ों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने में बहुत सी कमियां देखी गई। दार्शनिक उपागम में जो महत्वपूर्ण कमी बताई जाती है वो बताई जाती है वर्णनात्मक शैली की। उन्होंने ये बताया कि दार्शनिक उपागम विचारों का एक संग्रह है, इसमें वर्णन अधिक देखा जाता है, व्याख्या अधिक देखी जाती है, लेकिन व्यवहारिक पुट इसमें दिखाई नहीं देता है, इस प्रकार का उनका कहना है। फिर उसके बाद बात आती है गतिशील कारकों की उपेक्षा। प्रिय विद्यार्थियों, गतिशील कारक क्या होते हैं? गतिशील कारक वे कारक होते हैं जो राजनीतिक आचरण को प्रभावित करते हैं। जिनके कारण राजनीतिक संस्थाओं का रूप बदलता है। कैसे? क्या उदाहरण के रूप में हम किसको देख सकते हैं? जैसे दलों को देख सकते हैं, दबाव समूह को देख सकते हैं, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों और आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति को हम देख सकते हैं। ये किस प्रकार से इसको प्रभावित करती है? ये गतिशील कारक हैं जो राजनीति को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक दलों में किस प्रकार की क्रिया प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, दबाव गुट किस प्रकार से सरकार को प्रभावित करते हैं और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां, समाज में रहने वाले जाति, वर्ग, संप्रदाय किस प्रकार से सरकार को प्रभावित करते हैं, राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। तो ये सब गतिशील कारकों में आता है विद्यार्थियों। आलोचक कहते हैं इन सभी की उपेक्षा की गई है। फिर उसके बाद अगली आलोचना आती है अनुभव से तथ्यों का अभाव। वही बात है प्रिय विद्यार्थियों जो कि अव्यवहारिक अध्ययन जो बताता है कि अनुभव पर आधारित नहीं है, मात्र ये चिंतन और दर्शन पर आधारित है। तो यदि हम इन चिंतन और दर्शन को हम अपने जीवन में उतारते हैं तो ये व्यवहारिक हो जाता है। तो इसीलिए प्रिय विद्यार्थियों, इसमें हम ये कहने का प्रयास करते हैं कि ये सभी उपयुक्त जितनी भी इसमें कमियां बताई गई हैं, ये कमियां नाम मात्र की हैं, बहुत ही माइनर जिसे हम कहेंगे हैं। हर एक उपागम में कहीं ना कहीं हमें कमी देखने को मिलेगी, लेकिन यदि हम दार्शनिक उपागमों को इन कमियों के आधार पर अध्ययन नहीं करते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती होगी। इन उपागमों के दार्शनिक उपागमों के माध्यम से हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का एक विस्तृत रूप से अध्ययन कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, दार्शनिक उपागम यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद हम आधुनिक उपागमों की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।